एक ऐसा सवाल जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स अक्सर मेरे से पूछते हैं वो ये है कि सर प्रीलिम बूस्टर समझ तो आ जाता है पर इसको लंबे टाइम तक कैसे याद रखें? कैसे रिवीजन का क्या तरीका होना चाहिए कि लंबे टाइम तक हमें याद रह पाए? देखो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है? मैंने कमेंट्स में देखा था आप सभी के कुछ इश्यूज़ थे इसके रिगार्डिंग कि रिवीजन कैसे करें? देखो पहली चीज़ तो यही है कि आपको ना हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल, वहाँ पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाती है। वहाँ पर आप इसको जाके डेफ़िनेटली रिवाइज़ कर सकते हो, राइट? इसके अलावा ना कई बार क्या होता है जैसे मान लो आपने प्रीलिम बूस्टर देखा, उसके बाद आपने कहीं पर ना उसकी एक शॉर्ट समरी लिख ली। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेते हैं। कि सोचते हैं कि यार क्या आज पढ़ा, उसके बेसिस पे क्या पॉइंट्स थे, तो क्विकली एक तरह से लिख लिया। या फिर कुछ स्टूडेंट्स इवन ना यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर भी ऐसी चीज़ लिखते हैं। ऐसा करने से होता पता क्या है? ये चीज़ें जो आपने पढ़ी, जब आपने उनको कहीं लिख लिया, कहीं कमेंट कर दिया, तो इससे वो चीज़ आपके एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड में जाने की कोशिश करती है। एंड अकॉर्डिंगली वो धीरे-धीरे आपको पता नहीं लगता बट वो आपको लंबे टाइम तक रिटेन रह जाती है। तो कोशिश किया करो इनमें से कोई चीज़ कर पाओ। या फिर इवन एक तरीका कुछ लोग ये भी ट्राई करते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी एस्पिरेंट्स ने ट्राई भी किया है, वो ये होता है कि जैसे आपका प्रीलिम बूस्टर हार्डली 18 मिनट या 20 मिनट का मैक्सिमम होता है, जनरली। किसी दिन थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, बट इसी रेंज में होता है। तो अगर रात को सोने से पहले कुछ लोग ना इसको दोबारा से रिवाइज करते टाइम इसको 2x की स्पीड से देख लेते हैं, तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर उनका पूरे दिन का जो प्रीलिम बूस्टर होता है वो रिवाइज भी हो जाता है। तो ये 2-3 तरीके हो सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पिरेंट्स ने ट्राई किए हैं, ठीक है ना? आप भी इनमें से कोशिश करना, ठीक है ना? कि आप कमेंट करने की कोशिश कर सकते हो, पीडीएफ को आप क्विकली आप रिवाइज करने की कोशिश कर सकते हो, या ये भी जो भी आपको ठीक लगे आप वो चीज़ को ट्राई कर सकते हो। एंड डेफिनिटली मुझे बताना कि क्या आपको इससे रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले, क्योंकि ओवरऑल कम्युनिटी का इससे बेनिफिट डेफिनेटली होता है। चलते हैं आज के न्यूज़पेपर की तरफ। तो देखो एक थोड़ी-सी रशिया का आप जानते थे ना कि रशिया का भी जो मून मिशन है वो चल रहा है, ठीक है? तो इनका जो लूना 25 था, तो रोस्कोमोस जो उनकी वहाँ की एजेंसी है, उसने ये बताया है कि वो उनका जो मून क्राफ्ट था वो क्रैश हो चुका है। तो उनका मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा। थोड़ी-सी दुखद खबर है डेफिनिटली, ठीक है? बट इंडिया के लिए जो अभी अच्छी बात है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो बिल्कुल सही तरह से परफ़ॉर्म कर रहा है और इसरो ने ऐसा बोला है कि 23 अगस्त को यानी कि परसों शाम 5:45 में हमारा डिसेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसकी आप लाइव वीडियोज़ भी देख पाओगे, ठीक है ना? तो डेफ़िनेटली इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये मौका है एंड हमारे पूरी भारतवासियों के लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। इसके साथ में ना देखो रशिया का थोड़ा सिचुएशन खराब है इस चीज़ के अंदर जैसे बताया ना, तो इनफैक्ट इनके जो पुराने मिशंस भी थे ना वो काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स उनमें हमें देखने को मिल रहे हैं। तो रशिया का एक डिक्लाइन हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो हमारा जो चंद्रयान 3 है उसने अपना डी-बूस्टिंग स्टार्ट कर दी है। सेकंड जो डी-बूस्टिंग है वो भी अच्छे से उसने कंप्लीट भी कर दिया है इनफैक्ट कि अपने आप को जो उसका मॉड्यूल है उसको स्लो डाउन कर दिया है। तो अभी तक बिल्कुल बहुत सही चल रहा है एंड डेफिनिटली आई एम वेरी श्योर कि ये चीज़ हम डेफिनिटली इसको अचीव कर पाएँगे और इंडिया पहला ऐसा कंट्री बनेगा जो लूनर साउथ पोल के ऊपर अपने आप को वहाँ पर पहुँच पाएगा, राइट? उसी तरह से द हिंदू के अंदर भी देखो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है, ठीक है? जो कुकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने यहाँ पे एक ब्लॉकेड किया है। जो हमारे टमाटर के दाम तो देखो आजकल थोड़े कम हो चुके हैं, बट ऐसा माना जा रहा है कि जो दालों, पल्सेस के जो दाम हैं, वो आने वाले टाइम के अंदर बढ़ सकते हैं क्योंकि उतनी ज़्यादा बारिश हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिली। तो ये कुछ न्यूज़ थी, ठीक है? और भी हम डिस्कस करेंगे। डेट है आज की 21 अगस्त 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। एक देखो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस। वीकेंड पे आपने ये न्यूज़ शायद अभी तक सुन भी ली होगी। देखो होता क्या था जैसे फॉर एग्जांपल ये आप पोस्ट ऑफिस की फोटो देख रहे हो यहाँ पे, तो इस तरह के पोस्ट ऑफिस को बनाने के लिए ना जो लगभग 1000 स्क्वायर फीट का हो, इसको बनाने के लिए लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। पर ये जो आप पोस्ट ऑफिस सामने देख रहे हो ना, ये ऐसे हमने नहीं बनाया, मतलब हमने एज़ इन कि लोगों ने कारीगरों ने नहीं बनाया। यहाँ पर इसको सिर्फ 43 डेज़ के अंदर ये बन गया है। कैसे बन गया है? ये बन गया है 3D प्रिंटर की मदद से। मेरी वीडियो टीम आपके लिए ना एक वीडियो डाल देगी यहाँ पे कि कैसे ये 3D प्रिंटिंग वर्क करती है। तो होता क्या है ना यहाँ पर लेयर बाय लेयर तरीके से काम किया जाता है। ठीक है? बेसिकली एक आपके पास रोबोटिक प्रिंटर होता है, वो कंक्रीट की जो लेयर होती है वो उसको लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करवाता रहता है और यहाँ पर जो कंक्रीट होता है वो भी आम कंक्रीट नहीं होती, नहीं, वो एक स्पेशल तरह की यहाँ पे कंक्रीट होती है जो काफ़ी तेज़ी से हार्डन हो जाती है। हार्डन मतलब वो काफ़ी तेज़ी से मतलब वो अपने आप को स्टेबल कर लेती है, राइट? तो इससे क्या होता है आपका बॉन्ड जो होता है उनका लेयर्स का वो अच्छे से बन जाता है। तो इस तरह से आप इस तरह अपनी बिल्डिंग्स हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इस तरह से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। अब इसके देखो फ़ायदे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल को लेट्स से आपको चाइना के बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे इंडिया चाइना का बॉर्डर है,
वहाँ पर हमें कहीं न कहीं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, कम टाइम के अंदर क्रिएट करना हो, तो वो चीज़ हो सकती है। ठीक है? तो इसके जो अनलिमिटेड एडवांटेजेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए कि 3D प्रिंटिंग क्या है, ये एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि हमने देखा ना कैसे ये लेयर बाय लेयर काम करते हुए यहाँ पर इसने 3D ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मटेरियल क्या यूज़ हुआ आपका, वैक्स या प्लास्टिक लाइक पॉलीमर यूज़ हुए हैं। इसको बिल्ड किया गया है एल-एन-टी जो लिमिटेड है, लार्सन एंड टुब्रो, उसके द्वारा, और जो सपोर्ट दी गई वो आईआईटी मद्रास के द्वारा दी गई यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। तो आईआईटी मद्रास काफ़ी अच्छा काम इस डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है? कुछ और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, उसी तरह से आप नोटिस करोगे। ठीक है? में भी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर जो था, लेटेस्ट स्पेस, उन्होंने भी एक काफ़ी अच्छा माइलस्टोन अचीव किया, क्योंकि उन्होंने एक रॉकेट को कंस्ट्रक्ट किया था इन 3D प्रिंटेड पार्ट्स से। तो इस तरह से बहुत अच्छे-अच्छे एप्लीकेशंस हमें आज के टाइम के ऊपर टेक्नोलॉजी के देखने को मिल जाते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ पिग्स किडनी ट्रांसप्लांटेड इनटू ह्यूमन्स। देखो पहले तो एक वर्ड समझो, वर्ड इज़ ज़ीनो ट्रांसप्लांटेशन। ये वर्ड आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि इस वर्ड क्या होता है। ये वर्ड का मतलब बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर हुआ क्या कि एक स्पीशी का जो ऑर्गन है आपने किसी दूसरी स्पीशी में लगा दिया। जैसे अभी क्या हुआ है, आपने एक पिग की किडनी एक ह्यूमन के अंदर लगाई ना, तो ये डेफिनेटली क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं क्या, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो सर ऐसा तो पहले भी हुआ था, हमने ऐसी न्यूज़ पहले भी सुनी थी एक बार। द आंसर इज यस। 1 साल पहले भी ऐसा हुआ था। उस टाइम पता क्या हुआ था, जब हमने एक पिग की किडनी एक ह्यूमन के अंदर लगाई थी, तो ये जो पर्सन था लगभग 2 महीने या 50 दिन कुछ ऐसे दिन थे, मतलब 2 महीने के आस-पास इसने ये ठीक-ठाक मतलब जीता रहा, उसके बाद इस पर्सन की डेथ हो गई थी। ठीक है ना? अब क्या हुआ है, अब भी यही सेम चीज़ हुई है। अब ये पिग का ही एक तरह से जो इसका किडनी थी, एक पेशेंट के अंदर हमने डाली है, उसकी ह्यूमन पेशेंट के अंदर उसको डाला गया है। अभी तक 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है और अभी तक चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद अब जो दिक्कत पिछली बार आई थी, पिछले पर्सन के रिगार्डिंग आई थी, शायद इस बार दिक्कत ना आए। तो इसके रिगार्डिंग अभी तक सब चीज़ें बढ़िया चल रही है। तो यहाँ पर आपको नाम ध्यान रखना है ज़ीनो ट्रांसप्लांटेशन का। अब होता क्या है ना, पिग्स को ही हमने क्यों यूज़ किया? देखो पिग्स का ना जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना थोड़ा आसान रहता है। ठीक है ना? इनको आप अगर आप नोटिस करोगे, आप जेनेटिक मॉडिफाई करोगे, तो कहीं न कहीं इनके अंदर इन्फेक्शंस कम होती है और इनके जो ऑर्गन्स का साइज़ होता है, वो भी कहीं न कहीं ह्यूमन ऑर्गन्स के साइज़ के जितना ही होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसके जीन्स को मॉडिफाई क्यों किया गया? देखो जीन्स को मॉडिफाई इसलिए किया गया क्योंकि एक्चुअल में ना यहाँ पर हमें एक शुगर मॉलिक्यूल देखने को मिलता है जिसका नाम है अल्फा जेल। ठीक है ना? अब ये जो पर्टिकुलर जीन है, इसको हमें डिसेबल करना होता है, इसको खत्म करना होता है, इसको डिसेबल करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि अगर ह्यूमंस के अंदर ना ये मॉलिक्यूल होता ही नहीं, पिग्स के अंदर होता है, तो इसलिए इसको हम डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर ये प्रेजेंट रहे तो कहीं ना कहीं उससे ना ह्यूमन बॉडीज के अंदर इम्यून रिएक्शन बहुत सारे सीवियरली यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, उससे ह्यूमन बॉडी को दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पिग्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि जो अल्फा जेल है इसको हम एक तरह से डिसेबल कर पाए। आई होप आपने अल्फा जेल भी समझ लिया होगा और साथ साथ जीनो ट्रांसप्लांटेशन भी आप समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेशनल वेयर हाउस रिसिप्ट, जिसको हम एनडब्ल्यूआर के नाम से जानते हैं। अब सर ये क्या चीज़ है एनडब्ल्यूआर? देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे मान लो हमारा एक ना किसान है, ठीक है ना? अब किसान ने अपनी फसल को प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है ना? इसके पास फसल पड़ी हुई है। क्या ये जाके अभी मार्केट में बेच दे? देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ सर बेच दे, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी जो मार्केट में दाम ही बहुत कम है। कोई भी इसने अपनी प्रोड्यूस करी है कुछ भी लेट्स से, तो इसने देखा कि यार मार्केट में दाम ही बड़े कम है। अगर ये मार्केट में अभी बेच देगा तो कहीं न कहीं इसको तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये पता क्या करता है, ये जाता है एक वेयर हाउस के अंदर, ठीक है? उस वेयर हाउस के अंदर क्या करता है, अपने सामान को रख देता है, ठीक है? अब आप लोग सोच रहे होंगे सर वेयर हाउस के अंदर इसने सामान तो रख दिया और ये सोच रहा है कि जब मार्केट में दाम वापस बढ़ जाएँगे तब ये अपने सामान को बेच देगा। पर आपको नहीं लगता इसको तो पैसे चाहिए होंगे ना? ये वेयर हाउस में सामान पड़ा हुआ है बट ही नीड्स मनी। फार्मर को पैसे चाहिए होंगे। वो सोच रहा है कि यार मैं जल्दी से जल्दी इसको बिकवाओ ताकि मुझे अपने पैसे मिले। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वेयर हाउस वाले ना इसको एक रिसिप्ट दे दें? ठीक है ना? एक एक कागज़ का टुकड़ा दे दिया। उस कागज़ के टुकड़े के ऊपर क्या लिखा है? उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हाँ जी, इस किसान का ये जो इतना माल है हमारे पास पड़ा हुआ है। अब किसान पता क्या करेगा? ये कागज़ का टुकड़ा किसी बैंक में ले जाएगा, समझ गए हो? और बैंक को बोलेगा कि ये देखो मेरा इतना सारा सामान इस वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, आप मुझे एक काम करो, मुझे लोन दे दो। समझ आई बात की? तो इसी को बोलते हैं वेयर हाउस रिसिप्ट। तो इन्होंने एक रिसिप्ट दी, उसके बदले में ना कहीं न कहीं ये प्रूव हो गया कि हाँ, इस फार्मर का सामान यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेयर हाउस के अंदर पड़ा हुआ है। अब बैंक क्या कर सकते हैं, बैंक से वो आसानी से जो किसान है, वो लोन ले सकता है। इससे फ़ायदा पता क्या हुआ? बैंक को भी पता है, बैंक एक किसान को शायद लोन देने से डरता है, पर उसको अगर पता है कि जो किसान का जो सामान है, वो वेयर हाउस के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो दे देगा। क्योंकि अगर कल को मान लो किसान ने पैसा नहीं चुकाया बैंक को,
तो कहीं ना कहीं ये जो वेयर हाउस के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है, जो भी उसका प्रोड्यूस पड़ी हुई है किसान की, तो उसको वो ले लेगा बैंक, है ना। तो बैंक को भी नुकसान नहीं होगा इस केस के अंदर, और किसान को फायदा क्या हुआ, उसको कम रेट के ऊपर मार्केट के अंदर पैसा जो सामान था नहीं बेचना पड़ा, उसको साथ साथ लोन भी मिल गया। तो सबका यहाँ पे हमें फायदा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब होता क्या है ना, ये सारी चीजें हमने इलेक्ट्रॉनिकली कर दी है, ठीक है ना। इसमें ऐसा है, जो कागज का टुकड़ा मैं बोल रहा था ना, वो कागज का टुकड़ा अब आपको ऑनलाइन मिलता है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट। नेगोशिएबल क्यों, क्योंकि कहीं ना आप ये जो रिसिप्ट है, इसको आप किसी और के साथ बार्गेन करके उसको बेच भी सकते हो। तो इस तरह की चीजें, आपकी ट्रेडिंग वगैरह भी इसके रिगार्डिंग हो सकती है। तो अभी क्या हुआ है, अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है इस चीज के रिगार्डिंग, आपको बहुत डिटेल्स नहीं जानी कॉन्फ्रेंस की, तो WDRA, जो कि ना इस चीज को रेगुलेट करती है, इस पूरे प्रोसेस को, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका भी थोड़ा अथॉरिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो पहली बात तो ये आती है आपके डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है क्या, कि WDRA, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है ना। जो कि आता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी आता है किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जो कि है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अंदर अभी बात क्या करेगी कॉन्फ्रेंस के अंदर, यहाँ पर ना आपके जो RRBs होते हैं, आप इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं ना, रीजनल रूरल बैंक्स, उनका रोल हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो कैसे इस इकोसिस्टम को यूज कर सकते हैं, कैसे अवेयरनेस क्रिएट करनी है इन बैंक्स के अंदर, वो यहाँ पे बात करी गई है। उसके रिगार्डिंग डिस्कशन था कि रूरल एरियाज के अंदर हम इसको कैसे और प्रमोट करें, NWR को, और वहां पर रीजनल रूरल बैंक्स का क्या रोल होना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पे करी गई। उनको बोला गया कि आप ना, जैसे बाकी बैंक्स हो गया, SBI, PNB, फेडरल बैंक ने जैसे जैसे किया है, आप भी उसी तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को एंटर कीजिए, उसको साइन कीजिए, ताकि ये सब चीजें आप भी अच्छे से इंप्लीमेंट करो। ये WDRA के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि हमने एक एक्ट पास किया था 2007 के अंदर, ताकि WDRA अच्छे से काम कर पाए। काम इसका वही है कि नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट को डेवलप करना, उनको रेगुलेट करना, ओवरऑल प्रोसेस कैसे ढंग से काम कर पाए, ब्रांच को, डिपॉजिटर्स को, उनका ट्रस्ट को बिल्ड करना, ये सारे काम यहाँ पर WDRA करता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉर सोशल मीडिया पोस्ट। देखो एक्चुअल में ना, एक आपके एक एक्टर है, ठीक है ना, SV शेखर के नाम से, ये इनका नाम है, ठीक है ना। ये पहले एक्टर थे, बाद में ये पॉलिटिशियन बन गए, ठीक है ना। तो इनके ऊपर ना एक केस चला सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सर केस क्या था, देखो एक्चुअल में केस ये था कि इन्होंने क्या किया था, वुमेन जर्नलिस्ट के रिगार्डिंग ना एक कोई पोस्ट थी, ठीक है ना, उन्होंने बिना सोचे समझे इस पोस्ट को फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, लोगों को भेज दिया आगे आगे। और यहाँ पर ना वुमेन जर्नलिस्ट के बारे में बहुत गंदे गंदे रिमार्क्स यहाँ पे कर रखे थे इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर। अब इन्होंने पता क्या तर्क दिया, इस भाई साहब ने, इन्होंने तर्क दिया कि भैया मैंने ना अपनी आंखों के अंदर आई ड्रॉप्स डाले हुए थे, मुझे दिखा नहीं, और मेरी जो उंगलियां थी, उन्होंने एक्सीडेंटली इसको फॉरवर्ड कर दिया या सेंड कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सब तर्क यहाँ पे इनके नहीं माने। उन्होंने बोला है कि सोशल मीडिया के अंदर आपको बहुत यहाँ पे केयरफुली देखना होगा, ठीक है ना। आप भी, आप देखो, आप लोग भी इस चीज को ध्यान में रखना। कई बार पता क्या होता है, हमारे जैसे व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर ना कुछ भी रैंडम फॉरवर्ड्स आते रहते हैं, आप भी बिना सोचे समझे इसको कहीं फॉरवर्ड मत करो। और एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली है कि आप भी, कि एक्चुअल में ना लोगों को अगर कुछ इस तरह का वो कुछ पोस्ट करते हैं, कुछ वल्गर कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, या फिर किसी को फॉरवर्ड वगैरह करते हैं बिना सोचे समझे, तो ये सारी चीजें भी, इनके ऊपर भी लीगल एक्शन आएगा, ठीक है ना। सिर्फ माफी मांग लेने से कि यार मेरे से गलती हो गई, आप मैं या मैंने जानबूझकर नहीं किया, इससे ऐसा नहीं है कि आप छूट जाओगे, नहीं, आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है। तो ये आप पर्टिकुलर केस को अपने मेंस के अंदर भी कोट कर सकते हो, SV शेखर केस को। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक की बढ़ते हैं, दैट इज कनाडा के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है ना, कनाडा का अगर आप थोड़ा ईस्टर्न हिस्सा देखोगे, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, यहाँ आप नोटिस करना, आप ओटावा की बात कर लो, ओंटारियो की बात कर लो, ठीक है ना, यहाँ पर नोवा स्कॉटिया की बात कर लो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे एरियाज के अंदर ना हमें यहाँ पर आजकल वाइल्ड फायर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि वाइल्ड फायर पहले कनाडा में होती नहीं थी, नहीं होती थी, पर इस बार जो वाइल्ड फायर हमें देखने को मिली है ना, वो बहुत ही ज्यादा है। अब इसके पीछे का सर क्या कारण है, इतनी ज्यादा यहाँ पे इस ईस्टर्न एरिया के अंदर इतनी ज्यादा फायर क्यों देखने को मिल रही है। देखो एक्चुअल में ना इसके रिगार्डिंग रिसर्च चल रही है, पर मेजर कारण जो इसके पीछे का माना जा रहा है, वो सूखा माना जा रहा है। जो ड्रॉट है ना कहीं जो सूखा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस एरिया के अंदर। उससे जो कनाडा की जो ड्राई कंडीशंस हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये चीज देखने को मिली है। इस पर जो स्प्रिंग थी ना, पूरी तरह से यहाँ पे कनाडा के कुछ पार्ट्स के अंदर ड्राई रही, वो चीज हो गया। साथ में ही कुछ ह्यूमन एक्टिविटी थी,
उसने भी कहीं ना कहीं इसको कंट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। और ऊपर से ना एक क्लाइमेट चेंज के साथ भी इसके साथ एक लिंक देखा जा रहा है। ये जो हिस्सा है ये थोड़ा साइंटिस्ट अभी देख रहे हैं कि एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज कितना रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, बट अदरवाइज बाकी चीजें, ये सूखा पड़ना, ह्यूमन एक्टिविटी का थोड़ा बढ़ना, ये सभी कारण रहे हैं कहीं ना कहीं कनाडा के इस एरिया के अंदर यहाँ पे, जिनकी वजह से आपके वाइल्ड फायर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कनाडा की थोड़ी लोकेशन अगर हम देखें, देखो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हमें देखने को मिल जाती है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपके नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर। साथ में ही ना यहाँ से आपको नोटिस करना, यहाँ एक 49th पैरेलल इस तरह से जाता है। ये 49th पैरेलल के ऊपर आ जाता है कनाडा आपका, और नीचे आ जाता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 49th पैरेलल नॉर्थ को आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। यहाँ पर ना आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, एंड इवन जो यूएस के साथ इसका बॉर्डर टच होता है, वहां पर आप जानते हो यूएस के अंदर आपको ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हो 5, ठीक है। ये आपका लेक सुपीरियर हो गया, लेक मिशिगन हो गया, लेक ह्यूरॉन हो गया, लेक एरी हो गया, लेक ओंटारियो होगा। ये आपके सारे यहाँ पे जब यूएस के साथ बॉर्डर टच करता है तो कहीं ना कहीं उसके कुछ यहाँ पे 5 लेक्स होती हैं। कनाडा के अंदर आपको ग्रेट बियर लेक हो गया, ग्रेट स्लेव लेक हो गया, विनीपेग लेक हो गया, ये सारे आपको लेक्स इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, उससे पहले एक आपका ये पीवाईक्यू है, ठीक है। इसका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताना कि ये जो 4 नाम है, दिद्वाना, कुचमैन, सरगोल, खाटू, ये किस चीज के नाम है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीट। छोटा सा ही टॉपिक है बिल्कुल। देखो प्रधानमंत्री जी ने बेंगलुरु मतलब वर्चुअली इसको एड्रेस किया, जो G20 की डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। देखो पिछले दिनों के अंदर ना मैंने आपको एक हेल्थ के रिगार्डिंग डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में डिस्कशन किया था, जहां पर मैंने आपको ई संजीवनी हो गया, आरोग्य सेतु हो गया, कोविन हो गया, इन चीजों का डिस्कशन किया था। उसी तरह से ये तो डिजिटल इकोनॉमी हेल्थ के अंदर थी, इसी तरह से डिजिटल इकोनॉमी आपके अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर ना हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करी कि कैसे अलग अलग कंट्रीज साथ में आ सकती हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज है जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इनका कैसे यूज किया जा सकता है। साथ में ही डिजिटल इकोनॉमी के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो उसको हम टैकल करने के लिए कैसे प्रॉपर प्रिंसिपल्स बनाएं ताकि एक प्रॉपर सिक्योर सिस्टम यहाँ पे हो, ये सारी बातें यहाँ पर अकॉर्डिंगली करी गई हैं। और इंडिया भी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर हम ग्लोबल चैलेंजेस को मीट कर पाएं। ये सारी डिस्कशन इस मीटिंग के अंदर हुई। तो ये सब पॉइंट्स ना आप अपने आंसर्स के अंदर, अपने मेंस के अंदर डेफिनेटली 1-2 पॉइंट यहाँ पे वैल्यू एडिशन के तौर पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, इनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताना कौन सा ट्रू है यहाँ पे, कौन सा फॉल्स है। लास्ट वीक यानी कि सैटरडे को जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, उनका मैं क्विकली आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला था सीपी ग्राम्स के बारे में। क्या सीपी ग्राम्स को सी डॉट ने डेवलप किया है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो किसने डेवलप किया था? देखो डेवलप किया था एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, आपकी जो मीटी मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है। लॉन्च इसको किसने किया गया था? जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। तो पहला हो गया फॉल्स। दूसरा, ये हैंडबुक किसने रिलीज करी थी? आपके सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज करी थी, तो ये भी फॉल्स है। फ्लड वॉच ऐप आपकी नीति आयोग है, द आंसर इज नो। या आपकी सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन, जो आपकी जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसने यहाँ पे लॉन्च करी है। नेशनल फ्लैग क्या 15 अगस्त की बात हो गई थी? नहीं, ये 22 जुलाई 1947 की आपकी बात है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स थी। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।